हेलो फ्रेंड्स, तो आज फिर से हम आपके सामने एक नया इंटरव्यू लेके आए हैं। आज हम बात कर लेंगे बार्क एग्ज़ाम के बारे में। आप बार्क एग्ज़ाम कैसे क्रैक कर सकते हो, कैसे आप वहाँ पे साइंटिस्ट बी की पोजीशन ले सकते हो। तो ये हम पूरी जानकारी लेंगे। एक हमारे फ्रेंड हैं ब्रेश्वर रॉय जी, जिन्होंने ये इंटरव्यू क्रैक किया और उन्होंने बार्क का एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों निकाल के वो जॉब ली भी थी। लेकिन उन्हें अपने रिसर्च करियर में आगे जाना था, इसलिए उन्होंने आईएससी में पीएचडी में एनरोल किया। तो आपको बता दें कि वो बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है। उनकी गेट में जो रैंक है वो 51 है, जेस्ट में 33 और जो जेआरएफ है उसमें उनकी 40 रैंक ऑल इंडिया आई थी। उन्होंने अपनी एमएससी आईआईटी कानपुर से की थी और वो बेसिकली वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। तो आज आपसे पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बार्क एग्ज़ाम कैसा होता है, किस तरह से उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस तरह से आप उस एग्ज़ाम को निकाल करके, इंटरव्यू को निकाल करके एक अच्छी सेंट्रल की जो जॉब ले सकते हो, जो गवर्नमेंट की कंप्लीटली सिक्योर जॉब है। तो बिना देरी किए हम चलेंगे ब्रेश्वर जी के पास। उससे पहले हम आपसे एक बात बोल दें कि इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस आती रहती हैं, तो आप हमारा जो चैनल है एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, जिससे कि उन्हें भी ये जो एक्सपीरियंस है वो मिल सके, उन्हें ये पता लग सके कि बार्क एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से आप इन एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें। एक और बात, इस तरह के इंटरव्यूज़ हम इस तरह इसलिए डालते हैं जिससे कि आपको जो पहले लोगों ने गलती की वो गलती आप लोगों से ना हो, आप लोग उन गलतियों को ना दोहराएं। उन गलतियों से सीख करके आप अपने एग्ज़ाम में या इंटरव्यू में एक बार में सिलेक्शन ले सकें, आप कुछ अचीव कर सकें। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं हम रॉय जी के पास। स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आई एम बीरेश्वर रॉय। सो जैसे कि दिलीप जी ने कहा है आप लोगों को, मैं बार्क का इंटरव्यू ऑलरेडी फेस कर चुका हूँ एंड उसमें सिलेक्टेड भी हो चुका हूँ। तो मैं आप लोगों से आज मेरा इंटरव्यू का कुछ एक्सपीरियंस, क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे, कैसे उसके लिए प्रिपरेशन लिया था मैंने, वो सब शेयर करूँगा। और दिलीप जी को मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि वो बहुत अच्छे अच्छे वीडियो, एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल वीडियोस डाल रहे हैं उसके यूट्यूब चैनल में। आप लोग प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड बेल आइकन दबाइए। ओके रॉय साहब, आप ये बताइए कि आपने गेट में 51 रैंक अचीव की है, जेस्ट में 33 और जेआरएफ में 40। ये नामुमकिन काम आपने कैसे संभव करके दिखाया? अरे नहीं, ये कोई भी नामुमकिन काम तो नहीं है। देखिए, सब लोग जो करते हैं मैंने वही किया था। क्योंकि मेरा मास्टर्स में कोर्स वर्क का बहुत प्रेशर रहता था, तो ऐसा कोई एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं मिलता था। लेकिन मैंने रेगुलर टच में रहा था। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करता था। तो मैं रेगुलरली वीकली कोई भी एक दिन 2-3 घंटे उसको लेके बैठता था एंड उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रैक्टिस करता था। तो इससे दो फ़ायदा मिलता है। एक कि आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो जाता है कि एक क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए आपको कितना टाइम देना चाहिए। और दो कि अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, उसका सॉल्यूशन आपके पास है, तो आप एक बार देख लीजिए, तो उसको समझिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो लोग बुक में। तो उससे आपको आइडिया मिलेगा कि ये क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया जाए। तो ये फ्यूचर में आपको बहुत हेल्प मिलता है कि उस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि उसको कैसे सॉल्व करना है। तो प्रैक्टिस इज़ द मेन की, आई थिंक सो। अच्छा, तो आप भी ये मानते हो कि अगर जितनी बार रिवीजन किया जाए उतना ज़्यादा अच्छा है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, उस एग्ज़ाम में अच्छा टारगेट करने के लिए? यस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ओके, तो आप अपने छोटे भाई बहनों से शेयर करना चाहेंगे कि आप अगर किसी नेशनल लेवल के एग्जाम में बैठ रहे हो तो उससे पहले आप किस तरह से प्रिपरेशन लो। और जितना मुझे पता है कि लास्ट टाइम पे रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो आप शॉर्ट नोट्स वगैरह आपने बनाए थे या आपकी स्ट्रेटजी इन एग्जाम्स को लेके कैसी रही, वो आप थोड़ा अपने भाई बहनों से साझा कीजिए यहाँ पे। ओके। तो बेसिकली कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम पे मतलब पार्टिसिपेट करने के लिए आपको पहले तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। जो एग्ज़ाम्स में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, उस क्वेश्चंस को फॉलो करना चाहिए।
तो सबसे पहली बात है कि आपका जो ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन का जो कोर्स होगा और जो सिलेबस है उसका बेसिक्स आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा वो बेसिक से ऊपर भी मतलब क्वेश्चन आएगा, थोड़ा मॉडिफाइड और ट्रिकी क्वेश्चन होगा। तो बेसिक्स सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है। और क्या है कि इंट्रांस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको जो प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चंस होते हैं उसको आपको लास्ट 10 ईयर्स और 15 ईयर्स क्वेश्चन को फॉलो करना है, तो इससे आपको आइडिया मिलेगा। तो मैं भी वो करता था कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व करता था, उतना तो टाइम नहीं मिलता था कि नया नया क्वेश्चंस ढूंढूं और उसको सॉल्व करूं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से बहुत आइडिया मिला मुझे। और जो बेसिक सिलेबस का जो थ्योरी और सिलेबस का मेरा जो ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस था उसका मैं बहुत अच्छे से फॉलो किया था। तो ये मुझे लगता है ये प्रैक्टिस करने से अच्छे से हो जाना चाहिए। तो किसी भी एग्जाम से पहले उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स निकालना में आप क्या समझते हो, वो ठीक रहता है या जरूरी है, या उसके बिना भी काम चल सकता है? नहीं, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बहुत मतलब आपको फॉलो करना ही होगा, क्योंकि क्या होता है कि क्वेश्चन टाइप जो होता है वो उतना चेंज नहीं होता। हो सकता है कुछ नया टाइप का क्वेश्चन आए, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस देखो कि आप उस टाइप का ही आएगा, कुछ इधर उधर करके, मतलब कॉन्सेप्ट बेसिकली सेम राइट, एग्जैक्टली। तो अगर आप कॉन्सेप्ट देख लेते हो प्रीवियस ईयर से तो आप वहां पे 50% 60% मार्क्स सिक्योर कर सकते हो एकदम। ओके। तो अभी आप ये बताइए कि ये जो एग्जाम होते हैं, ये 3-3 घंटे की जो हमारे तीनों ही एग्जाम है, इस 3 घंटे के प्रेशर को आप कैसे हैंडल करते हो? कैसे आप ये देखते हो कि इतने कम टाइम में आप इतना अच्छा, जितने अच्छे आप क्वेश्चन अचीव कर सको, जितने अच्छे से आप क्वेश्चन हैंडल कर सको, वो आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो आप? देखिए, पहले तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको पहले से ही जो प्रिपरेशन लेना पड़ता है तो वो तो चाहिए ही चाहिए। आप रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं रहे, एग्ज़ाम आप सोच ले कि एग्ज़ाम में जाके आप अचानक से 3 घंटे में अच्छा परफॉर्मेंस करके आ जाओगे, ये पॉसिबल नहीं है। आपको उस एग्ज़ाम से पहले 1 साल पहले से आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ है कि माइंड को कैसे रिलैक्स रखा जाए इस डिफ़िकल्ट टाइम में। हो सकता है कि मेरा भी होता था कि एग्ज़ाम टाइम में बहुत क्वेश्चन नहीं आ रहा है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आया है, तो माइंड पजल्ड हो जाता था, तब दिमाग काम करना बंद कर देता था। तब मेरा सजेशन है कि आप उस टाइम में अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, आप 1-1.5 मिनट के लिए ब्रेक लो। हो सकता है उसमें आपको 2-3 क्वेश्चन छूटेगा, लेकिन 5 क्वेश्चन आपको ज़रूर होगा। अगर माइंड रिलैक्स रहेगा एग्जाम के टाइम में तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, 100% परफॉर्मेंस दे सकते हो। ओके। तो अभी जैसा मुझे पता है कि अगर आपका गेट में 51 रैंक है और आपने शायद बार का एग्जाम भी जो क्वालिफाई किया था, तो आपका मोड ऑफ एंट्री शायद दोनों ही तरह से हुआ होगा। हाँ, मेरा मोड ऑफ एंट्री दोनों ही था। ओके। तो बार का एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, ये आप थोड़ा इलेबोरेट करोगे? देखिए, बार के एग्ज़ाम में एक्चुअली नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू दी अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। तो बार में आपको जो क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा रहता है कंपेयर टू दी ऑल अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। गेट में टोटल 65 क्वेश्चंस आता है, उसमें 10 क्वेश्चंस आपको जनरल एप्टीट्यूड से आता है, और बाकी जो 55 क्वेश्चंस होता है वो आपका डिसिप्लिन से आएगा। आप अगर फिजिक्स से हो तो फिजिक्स से आएगा, और ठीक है। एंड जो बार्क में है उसमें कोई जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन नहीं आता, उसमें 100 क्वेश्चंस आता है, एंड आपको 120 मिनट्स मतलब 2 घंटा मिलता है। तो आपको लग रही होगा कि बार्क का जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत कम टाइम मिलता है। तो हाँ, तो ये एक्चुअली ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। मुझे भी लगता है कि 100 क्वेश्चंस 120 मिनट्स में पूरा कंप्लीट करना। तो आप अगर दूसरा एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो अच्छे से, तो आपको टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा बहुत तो नॉलेज आ ही जाएगा। एंड बार्क में जो क्वेश्चंस आता है वो 100 क्वेश्चंस, वो उतना टफ नहीं होता। 50-60 क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी होता है कि आप एक बार देखकर ही, आप अगर प्रैक्टिस अच्छा है तो आपको देखकर ही आंसर आ जाएगा। तो आप क्वेश्चन एक के बाद एक देखते जाओ, जो क्वेश्चन आपको जल्दी से आता है वो आंसर कर दो, जो नहीं आता है उस टाइम में वो छोड़ दो, स्किप कर सकते हो, तो आप बाद में फॉलो कर सकते हो। तो पहले जो आता है वो पूरा कंप्लीट कर लो, उसके बाद जो थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आता है, थोड़ा रफ वर्क आपको करना पड़ेगा, वो बाद में आप कैच करो।
ओके, तो रॉय जी ये बात बताइए कि जो हमारे बार का जो एग्जाम होता है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो कहीं पे मिलते नहीं है। तो इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए इस एग्जाम को आप किस एग्जाम से कंपेयर कर सकते हो कि अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करो तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको इस एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। बार का क्वेश्चन लेवल जो अदर्स जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, गेट, जेस्ट, नेट, उससे कम होता है। तो आप अगर गेट, नेट और दूसरा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन ले रहे हो, आपको बार का एग्ज़ाम उसके हिसाब से आसान लगेगा। लेकिन थोड़ा टाइम मैनेजमेंट, जो स्पीड, वो आपको खुद से ही वो आपको हैबिट में होना चाहिए, आपको प्रैक्टिस से मिलेगा। ओके, तो रॉय जी आपने जो इंटरव्यू में जब आप गए थे, तो इंटरव्यू आपने फेस किया था, तो उस इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, तो उसके बारे में कोई टिप्स ट्रिक्स की आपने कैसे वो इंटरव्यू फेस किया, कैसे आपने वो इंटरव्यू पास किया? ओके। तो बार्क का इंटरव्यू, मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो लगभग 1 घंटे तक हुआ था। तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछे थे मुझे। तो पहले वो लोग आपका बैकग्राउंड, मतलब आप किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे और प्रोजेक्ट वगैरह वो पूछ सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं। मुझे पूछा था, तो मैं बेसिकली कॉन्डेंस मीटर से था, तो मुझे ज़्यादातर क्वेश्चन कॉन्डेंस मीटर से ही पूछे थे वो लोग। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँ कि बार्क इंटरव्यू एक्चुअली जॉब इंटरव्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़्यादातर पूछते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि आप कितना पता है, आपको कितना पता है। तो वो डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि कोई इक्वेशन ये क्या होगा, आपको तुरंत बताना होगा। ये थोड़ा डिफरेंट है पीएचडी इंटरव्यू से। तो आपको जो आप कुछ पढ़ के जा रहे हो वो दिमाग में होना चाहिए, तो आपको पूरा चीज़ दिमाग में रख कर ही जाना होगा। तो इसके लिए थोड़ा हो सकता है मेमोरी में, मतलब मेमोराइजेशन पावर भी आपको इंक्रीज करना हो सकता है। तो ये थोड़ा। ओके, इंटरव्यू पैनल में कितने लोग वहाँ पे होते हैं और सब अलग अलग फील्ड से होते हैं या कैसे, उसके बारे में कोई? ये पूरा क्लियरली तो मुझे नहीं पता कौन से फील्ड से होते हैं, क्योंकि मेरा पैनल, हाँ, पैनल में मेरे टाइम में टोटल 6 प्रोफेसर्स थे। कौन सा फील्ड से थे वो तो मुझे ठीक से पता नहीं था, मैं उन लोगों को पहचानता नहीं था। तो अगर मतलब इंटरव्यू आप ये मान सकते हैं, हम ये मान सकते हैं, अगर आपका इंटरव्यू 40 मिनट्स क्रॉस करता है तो आप अपने सेलेक्ट होने के चांसेस मान सकते हो। हाँ, ये एक चीज़ है कि आपका इंटरव्यू कैसे जा रहा है आपको तो पता चल ही जाएगा। तो अगर आप अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हो तो वो लोग भी इंटरेस्टेड हो जाता है कि वो लोग अच्छे अच्छे और भी थोड़ा लेवल ऑफ कुछ डिफ़िकल्टी वो बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये तो एक फैक्टर है, अगर आप अच्छे इंटरव्यू दे रहे हो तो ज़्यादा इंटरव्यू चल सकता है। ओके, तो जैसे आपने जब इंटरव्यू दिया था अपना बार्क का, तो ये फिजिक्स में जो हमारे इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कंडेंस मैटर है, क्वांटम है, हमारा ईएमटी है, उधर एटॉमिक मॉलिक्यूलर है, तो किस पे उनका फोकस ज्यादा होता है, मतलब कौन से पेपर से वो लोग ज्यादा क्वेश्चंस पुट अप करते हैं? ओके, बार्क मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। तो यहाँ पर आपको न्यूक्लियर फिजिक्स एंड एटॉमिक फिजिक्स से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि आप एक न्यूक्लियर एटॉमिक फिजिक्स रिसर्च सेंटर में आप जा रहे हो जॉब करने, तो उसका नॉलेज आपको होना ही चाहिए। लेकिन मेरा बैकग्राउंड था कंडेंस मैटर, तो मुझे पहले 1-2 क्वेश्चंस एटॉमिक फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स से किया था, उसके बाद वो शिफ्ट हो गए थे कंडेंस मैटर सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। तो वो लोग मुझे बेसिकली सॉलिड स्टेट सिस्टम से क्वेश्चन किया, बहुत सारा सेमीकंडक्टर फिजिक्स से क्वेश्चन किया, फिर और भी जो सॉलिड स्टेट में फोनॉन मोड्स क्या होता है, बैंड डायग्राम क्या होता है, कुछ सिस्टम का मतलब ई के डायग्राम ड्रॉ करने के बोला था, ये सब। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से भी क्वेश्चन पूछा था मुझे बहुत सारा। तो बेसिकली मुझे ज़्यादातर क्वेश्चन कंडेंसमेटर से ही पूछा था। ओके, तो इंटरव्यू जब स्टार्ट होता है तो वो लोग आपको चॉइस देते हैं या नहीं देते हैं कि आप क्या पढ़ के आए हो वगैरह वगैरह? जैसे आपने पीएचडी इंटरव्यूज में ज्यादातर चॉइस दी जाती है कि आप कौन से 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ के आए हो, हम उन्हीं से पूछते हैं, ऐसा कुछ इस इंटरव्यू के लिए? ये आपको पूछ सकते भी हैं और नहीं भी सकते हैं, क्योंकि मेरा बहुत सारा फ्रेंड को नहीं पूछे थे, लेकिन मेरे को पूछे थे कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कौन सा टॉपिक में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, मुझे ऐसे पूछे थे। तो मैंने
डायरेक्टली बोला था कि मुझे क्वांटम मैकेनिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा है। लेकिन वो स्टार्ट किए थे एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स से। एक दो क्वेश्चन पूछने के बाद वो मेरा जो इंटरेस्ट था उससे ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे थे। अच्छा, एक चीज और कुछ लोगों को थोड़ा डाउट होता है कि एक तो वो अगर नॉर्मल यूनिवर्सिटी से हैं तो वो इस इंटरव्यू में उस चीज का कोई फर्क पड़ने वाला है या नहीं, और दूसरा कि जो उनका गेट स्कोर या फिर बार का एग्जाम का जो स्कोर है वो मैटर करेगा या नहीं करेगा इंटरव्यू में पहुंचने के बाद। इंटरव्यू में पहुंचने के बाद आपका इंटरव्यू स्टार्टिंग से फिर स्टार्ट होता है आपका सिलेक्शन के लिए, या ये सारी चीजें भी बाद में ऐड की जाती हैं? नहीं कि इंस्टीट्यूट मैटर करता है, इंस्टीट्यूट उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि आप अगर बार के एग्ज़ाम क्लियर किए हो और गेट एग्ज़ाम क्लियर किए हो तो आप एलिजिबल हो इंटरव्यू देने के लिए। और इंटरव्यू में अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो तो वो लोग मार्किंग करते हैं। तो आपका जो बार का एग्ज़ाम का जो मार्क्स होता है और इंटरव्यू का जो मार्क्स होता है वो ऐड करके आपका रैंकिंग होता है बाद में, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, मुझे नहीं लगता कि वो मैटर करता है। और ये जो बार के एग्ज़ाम के थ्रू आपको जो साइंटिफिक ऑफिसर बी का पोस्ट मिल रहा है, ये बहुत अच्छा जॉब है। तो आप लोगों को ज़रूर ट्राई करना चाहिए जो लोग जॉब करना चाहते हैं। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, तो बहुत ही सिक्योर जॉब है। एंड तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं रहे सब लोगों को कि सब लोग बहुत अच्छे से इसके लिए प्रिपरेशन ले एंड बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करें। मैं खुद ये इंटरव्यू क्रैक किया था, मुझे ये जॉब मिल भी गई थी, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मुझे रिसर्च फील्ड में आगे बढ़ना था। लेकिन ये जॉब भी बहुत अच्छा है। जो लोग चाहते हैं कि मास्टर्स के बाद मैं जॉब करना चाहता हूँ और बहुत अच्छा सैलरी भी है, तो मैं उन लोगों को ज़रूर मोटिवेट करना चाहूँगा कि वो लोग ज़रूर ज्वाइन करें इस अगर ये जॉब में सिलेक्टेड हो तो। एंड लास्टली दिलीप भाई को बहुत बहुत थैंक्स। वो बहुत अच्छे अच्छे एजुकेशन एंड मोटिवेशनल वीडियो डालते रहते हैं, आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छा अच्छा नॉलेज एंड एक्सपीरियंस मिलेगा इस। तो हम आपकी रिसर्च के लिए आगे भगवान से कामनाएं करेंगे कि आपकी रिसर्च लाइफ बहुत अच्छी हो, और आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ आपका एक्सपीरियंस शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।